हेलो दोस्तों। आज की कहानी कानपुर की है। कैसे एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने घर के ही सदस्य को मरवा दिया। शाम के ही कोई 5 बजे अचानक रक्षा जोर से चिल्लाई तो उसकी चीख सुनकर चचेरी भाभी रश्मि व आस पड़ोस वाले उसके पास आ गए। उसके पास आने वाले को उससे यह नहीं पूछना पड़ा था कि वह चिल्लाई क्यों थी, क्योंकि वह जिस कमरे में खड़ी थी सामने ही पलंग पर 55 वर्षीय सुनीता की लाश पड़ी थी। उनके दोनों हाथ बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा था। कमरे की अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। देखकर ही लोग समझ गए कि यह लूट के लिए हत्या का मामला है। सभी हैरान थे कि दिन दहाड़े घर में अन्य लोगों के होते हुए यह सब कैसे हो गया और किसी को पता तक नहीं चला। किसी ने मृतका सुनीता के पति राजकुमार गुप्ता को फोन कर इस घटना के बारे में बता दिया था। आते ही राजकुमार पड़ोसियों की मदद से पत्नी सुनीता को इस उम्मीद से मोहल्ले के ही शांति मिशन हॉस्पिटल ले गए कि शायद उनमें अभी जान बची हो, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी, लेकिन घंटा भर गुजर जाने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मजबूरन राजकुमार गुप्ता को थाना नौबस्ता जाकर हत्या और लूट की जानकारी देनी पड़ी। इसके बाद थाना प्रभारी आलोक यादव अधिकारियों को घटना की सूचना देकर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही एसएसपी यशस्वी यादव तथा अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मामला पेचीदा और रहस्यमय लग रहा था, इसलिए सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम कर लिया तो अधिकारियों ने कमरे में जाकर लाश का निरीक्षण शुरू किया। राजकुमार गुप्ता दो भाई हैं। बड़े भाई रामप्रसाद कानपुर के ही थाना विधुनु के मोहल्ले न्यू आजाद नगर में रहते हैं। उनकी परचून की दुकान है। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी रक्षा और बेटा मनीष है, जबकि राजकुमार अपने परिवार के साथ कानपुर के थाना नौबस्ता के मोहल्ला पशुपति नगर में रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी सुनीता और एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब वह एक बेटे की माँ है। राजकुमार का तंबाकू का बिजनेस है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2-3 महीने से न जाने कौन राजकुमार को परेशान कर रहा था। बार बार फोन करके मोटी रकम की मांग कर रहा था। 5 दिसंबर को उनके बेटे हिमांशु की शादी थी। शादी की तारीख नज़दीक आते ही राजकुमार के नज़दीकी रिश्तेदार आने लगे थे। उनकी बेटी शिवांगी भी अपने 1.5 वर्षीय बेटे शुभम के साथ भाई की शादी में शामिल होने के लिए आ गई थी। 3 दिसंबर की शाम 6 बजे अचानक शिवांगी का बेटा शुभम घर के बाहर से गायब हो गया। बच्चे की इस तरह गायब होने से घर में हड़कंप मच गया। क्या किया जाए? लोग इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि राजकुमार के मोबाइल फोन पर किसी ने शुभम के अपहरण की बात कहकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। शुभम के अपहरण की बात सुनकर घर में रोना पीटना मच गया। अपहरणकर्ता ने राजकुमार गुप्ता को पुलिस में न जाने की हिदायत दी थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर वह अपने रिश्तेदारों के साथ थाना नौबस्ता जा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को वह मोबाइल नंबर जिससे फिरौती के लिए फोन आया था देकर बच्चे को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने की गुजारिश करने लगे। वे लोग पुलिस से बच्चे को मुक्त कराने की गुजारिश कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर से फोन करके बताया गया कि एक आदमी बच्चे को मोटरसाइकिल से घर के सामने छोड़ गया है। बच्चा सकुशल मिल गया तो थाना नौबस्ता पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसे उस मोबाइल नंबर के बारे में पता करना चाहिए था। बहरहाल भले ही बच्चा वापस आ गया था, लेकिन राजकुमार और उसके घर वाले इस घटना से परेशान थे। 5 दिसंबर को राजकुमार के बेटे हिमांशु की शादी थी। शादी से एक दिन पहले किसी ने राजकुमार गुप्ता को फोन करके कहा कि वह 15 लाख रुपए की व्यवस्था करके बताए गए स्थान पर पहुंचा दे, वरना शादी से पहले उनके बेटे हिमांशु की हत्या कर दी जाएगी। बेटे के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना घट जाए, इसलिए राजकुमार गुप्ता ने एक बार फिर थाना नौबस्ता जाकर पुलिस को 15 लाख की अवैध वसूली वाले फोन के बारे में बताया और अपने बेटे की सुरक्षा का आग्रह किया। लेकिन थाना नौबस्ता पुलिस ने राजकुमार की ना तो रिपोर्ट दर्ज की और ना उनके द्वारा बताए फोन नंबरों के बारे में कोई जांच की। 6 दिसंबर को हिमांशु का विवाह ठीक ठाक संपन्न हो गया और बहू घर आ गई। खुशी के माहौल में राजकुमार गुप्ता पूर्व की घटनाओं को भूलकर अपने कामकाज में लग गए। रोज की तरह 4 जनवरी को भी राजकुमार गुप्ता अपनी दुकान पर चले गए। घर में पत्नी सुनीता, बहू रश्मि रह गई। मकान के पीछे वाले एक कमरे में राजकुमार की विधवा भाभी जगत दुलारी अपने बेटे सत्यम के साथ रहती थी। 1 बजे के करीब भाई रामप्रसाद की बेटी रक्षा आ गई। आगे वाले कमरे में सुनीता आराम कर रही थी, इसलिए उनसे दुआ सलाम करके वह हिमांशु की पत्नी रश्मि के पास चली गई। वहां वह लैपटॉप पर उसकी शादी की वीडियो देखने लगी। 5 बजे के आसपास रक्षा अपने घर जाने के लिए जब बाहर वाले कमरे से होकर गुजर रही थी तो अपनी चाची सुनीता को बेड पर घायल पड़ी देख चीख पड़ी। उसी चीख से इस घटना के बारे में पता चला।
पुलिस को पक्का यकीन था कि इस वारदात में घर के किसी आदमी का हाथ है। ऐसे में पुलिस की निगाह बार बार रक्षा गुप्ता पर जाकर टिक रही थी, लेकिन बिना सबूत के उस पर हाथ नहीं डाला जा सकता था। इसलिए पुलिस सबूत जुटाने लगी। मामला गंभीर था, इसलिए एसएसपी यशस्वी यादव ने इस मामले के खुलासे के लिए एसपी डॉक्टर अनिल मिश्रा, सीओ रोहित मिश्रा, क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय मिश्रा और थाना नौबस्ता के थाना प्रभारी आलोक कुमार के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई। मोबाइल फोन अपराधियों तक पहुंचने में काफी मददगार साबित होता है, इसलिए पुलिस की इन टीमों ने मोबाइल फोन के जरिए हत्यारों तक पहुंचने की योजना बनाई। पुलिस ने मृतका सुनीता, रश्मि और रक्षक के मोबाइल को फोन के नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इनका अध्ययन करने के बाद पुलिस ने उन मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया जिन पर उसे संदेह हुआ। रक्षा के नंबर की कॉल डिटेल्स में पुलिस को एक नंबर ऐसा मिला जिस पर घटना के बाद तक उसका संपर्क बना रहा था, लेकिन उसके बाद वह मोबाइल नंबर बंद हो गया था। इस बात से पुलिस को रक्षा गुप्ता पर शक और बढ़ गया। पुलिस ने इसी शक के आधार पर घटना के समय 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद का पशुपति नगर क्षेत्र के सभी मोबाइल टावरों का पूरा विवरण निकलवाया। इसका फिल्ट्रेशन किया गया तो रक्षा की उस नंबर से घटना के पहले और बाद में बातचीत होने की पुष्टि तो हुई, उस नंबर की उपस्थिति भी पशुपति नगर की पाई गई। जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को एसएमएस भी किए थे। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वह नंबर सत्येंद्र यादव का था, जो रक्षा के ही मोहल्ले का रहने वाला था। सत्येंद्र से सुझाव मांगा तो उसने भी हामी भर दी। इसके बाद दोनों किसी भी तरह राजकुमार के घर से रुपए उड़ाने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे विवाह की तारीख 24 फरवरी 2014 नजदीक आती जा रही थी, रक्षा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह किसी भी हाल में सत्येंद्र से जुदा नहीं होना चाहती थी। यही वजह थी सत्येंद्र को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने चाचा के घर से लाखों रुपए उड़ाने की जो योजना बना रखी थी, उसके लिए मौका नहीं मिल रहा था। वह चाहती थी कि किसी तरह खून खराबा भी ना हो और चाचा के घर रखे रुपए भी मिल जाएं। इसके लिए वह लगातार चाचा के घर पर नजर रख रही थी। राजकुमार अपने बेटे हिमांशु की शादी में लगे थे। शादी में शामिल होने के लिए उनकी बेटी शिवांगी अपने 1.5 वर्षीय बेटे शुभम के साथ मायके आई तो मौका देखकर रक्षा ने उसके बेटे का सत्येंद्र द्वारा अपहरण करा दिया और 15 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। लेकिन जब राजकुमार पुलिस के पास पहुंच गया तो डर कर रक्षा ने सत्येंद्र को फोन करके बच्चे को वापस छोड़ने को कहा। अपहरण के लगभग 1.5 घंटे बाद सत्येंद्र मोटरसाइकिल से शुभम को गली में छोड़ गया। इस तरह रक्षा और सत्येंद्र की यह योजना असफल हो गई। इसके बाद रक्षा के इशारे पर सत्येंद्र ने राजकुमार को फोन करके हिमांशु की हत्या करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगे, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। हिमांशु की शादी हो जाने के बाद राजकुमार रक्षा की शादी की तैयारी करने लगे। रक्षा की फोन पर सत्येंद्र से बात होती ही रहती थी। वह उससे जल्दी कुछ करने को कहती रहती थी, क्योंकि वह उससे किसी भी हाल में जुदा नहीं होना चाहती थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, दोनों की पीड़ा और तनाव बढ़ता जा रहा था। इस स्थिति में जब रक्षा और सत्येंद्र को लगा कि वे राजकुमार के घर रखी नकदी नहीं उड़ा सकते, तो उन्होंने लूट की योजना बना डाली। उसी योजना के मुताबिक रक्षा उस दिन अपना लैपटॉप लेकर दोपहर 1 बजे अपने चाचा राजकुमार के घर जा पहुंची। उसने अंदर वाले कमरे में हिमांशु की पत्नी रश्मि को उसके विवाह की वीडियो दिखाने के बहाने उलझा लिया, तो सत्येंद्र ने मैसेज भेजकर उसे बता दिया कि वह घर के बाहर आ गया है। मैसेज देखकर रक्षा ने लैपटॉप की आवाज़ तेज कर दी। जब काम हो जाने का सत्येंद्र का मैसेज आया तो रक्षा 5 बजे के आसपास अपने घर जाने के लिए चाची वाले कमरे से निकली। वहां उनकी लाश देखकर वह चीख पड़ी, उस पर किसी को शक ना हो, इसलिए उसने दौड़ दौड़कर यह बात सभी को बताई। रक्षा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सत्येंद्र ने बताया कि उसने यह लूट और हत्या अपने दोस्त विवेक और मनोज के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने तुरंत विवेक और मनोज के घर छापा मारा। विवेक तो पुलिस के हाथ लग गया, लेकिन मनोज फरार होने में कामयाब हो गया था। पूछताछ में रक्षा के प्रेमी सत्येंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि वह कोयला नगर के शिवपुरम के रहने वाले अमर सिंह यादव का बेटा है। उसके पिता पीएससी में सिपाही हैं, जो इस समय इलाहाबाद में तैनात हैं। उसका बड़ा भाई जितेंद्र ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता है, जबकि वह बीएससी करके नौकरी की तलाश में था। उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा भी देख रखी थी। उसे उसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार था, लेकिन उसके पहले ही उसने अपनी प्रेमिका रक्षा के लिए अपना भविष्य ही नहीं, जिंदगी भी दांव पर लगा दी। सत्येंद्र ने पुलिस को बताया था कि वह सिर्फ लूट के लिए आया था। इसके लिए उसने पहले विवेक और मनोज को भेजा था। दोनों ने अंदर जाते ही धक्का मारकर सुनीता को गिरा दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे वह चिल्ला ना सके। उनके हाथों को बांधकर उन्होंने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसे देख लिया तो अपने बचाव के लिए उसे सुनीता की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि वह उसे पहचानती थी। उसने उनके मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मार दिया था। इंटरमीडिएट में पढ़ रहा विवेक भी कोयला नगर का रहने वाला था। वह सत्येंद्र का गहरा दोस्त था। सत्येंद्र के कहने पर वह पैसों के लालच में उसके साथ लूट की इस योजना में शामिल हो गया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने सत्येंद्र और विवेक की निशानदेही पर 10,000 नगद,
करीब 10 लाख के गहने और सुनीता का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। माल बरामद होने के बाद पुलिस ने 7 जनवरी को दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, मैंने आपके साथ सच्ची क्राइम स्टोरी साझा करी। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। थैंक यू, नमस्ते।